स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Development is a buzzword. Everybody talks about development. And one of the prime motive of bureaucracy, civil services is to bring development. It is elusive term and constantly chased by the political parties. The public policies are designed for it. The public bureaucracy, the whole of the spectrum of public administration. Also, the steps from planning to execution are all focused on development. Yet, development is ever chasing mirage. You are all welcome to this lecture, which is about development administration. It is one of the concepts which have focus on the developing nations and which came into public administration parlance in 1950s. 1950 का दशक एक ऐसा दशक है जहां पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में डेवलपमेंट करने की बात हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि डेवलपमेंट पोस्ट कोलोनियल जो कंट्रीज आजाद हुई, उन्होंने अपना असेसमेंट जब किया तो उन्होंने पाया कि उनके पास बहुत सारी चीजों का अभाव है। ना तो उनके पास फंड्स थे, ना उनके पास इंस्टीट्यूशंस थे पर कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस थे। तो बेसिकली उनके पास कोई भी हम कह सकते हैं कि इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशंस का अभाव था। फंड्स का तो अभाव था ही, फंक्शनरीज का भी अभाव था, लोग काम करने वाले बहुत कम थे। ब्यूरोक्रेसी जो थी वो, क्योंकि एक पुलिस स्टेट थी, कॉलोनियल स्टेट। पुलिस स्टेट का मतलब है जो कि केवल और केवल दो मुख्य फंक्शंस को ध्यान रखती है। एक तो रेवेन्यू कलेक्शन को, जो कि भारत में कलेक्ट्रेट और उसके सहयोगी के द्वारा किया जाता था, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, जो कि भारत में इंडियन पुलिस IP सर्विस के द्वारा किया जाता था। जनमानस के बेहतरी के लिए, आम जनता के भलाई के लिए बहुत ही कम डेवलपमेंटल एफर्ट्स किए जाते थे। यद्यपि yes, it was there, some development efforts were definitely done by the bureaucracy which was at the colonial times, but the thrust of development administration came in 1950s, and it is something that is post World War II concept. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के UPSC ऑप्शनल सिलेबस में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, और क्योंकि सारे ही जो एफर्ट्स हैं वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, की तरफ ले जाने का प्रयास है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में क्या रहा और कुछ स्कॉलर्स ने क्या बात करी है। स्कॉलरली डेफिनेशन तो डेवलपमेंट क्या होता है, कंटेम्परेरी आज की भाषा में बात करी जाए तो प्रोसेस ऑफ डिजायरेबल चेंजेस इन अचीवमेंट ऑफ मल्टीसिप्लिसिटी ऑफ गोल। बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। डिजायरेबल चेंज है, जो अभी हमारा स्टेटस है उससे चेंज होना है। बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। सो यदि हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी डेवलपमेंट के लिए ही हैं। साथ में यदि हम बात करें विकसित भारत, जो एक परिकल्पना है 2047 तक हमारी, जिसके पीछे नीति आयोग में भी आपको बहुत सारी पोस्ट और प्रधानमंत्री जी के हैंडल से भी, ट्विटर से भी बहुत सारी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। वेरी रिसेंटली जनरेटिंग आइडियाज करके एक प्रयास किया गया कि विकसित भारत के बारे में क्या सजेशंस दे सकते हैं आम जन को। तो डेवलपमेंट अपने आप में एक इंक्लूसिव प्रोसेस है एज कंपेयर टू एक्सक्लूसिव, जो कि आपका कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी के समय था। साथ में डेवलपमेंट एंडोजेनिक हो सकता है और एक्सोजेनिक हो सकता है। यदि कोई भी कंट्री किसी कंट्री को बाहर से डेवलप करने का प्रयास करे, जैसे कि अमेरिकन इंटरवेंशंस ने बहुत बार किया है मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज में, वो प्रोसेस फॉर्मलिस्टिक हो जाता है, इंटीग्रेट नहीं हो पाता है। कुछ एंडोजेनेटिक प्रोसेस होते हैं, जैसे भारत का अपना डेवलपमेंट का प्रोसेस, जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं था। नेहरू जी के समय ही हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चूज किया और अपना डेवलपमेंट किया। हाँ, yes, there was always an element of exchange of ideas and also taking help from the developed countries. For example, IITs were also helped. America helped for establishing IITs. USAID agency, USAID helped to establish IITs, and also
the institutions of agricultural universities. So डेवलपमेंट स्टेट ऑफ माइंड है, एक टेंडेंसी है, एक डायरेक्शन में जाना है, और रादर देन फिक्स्ड प्रयास से ये रेट ऑफ चेंज है किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने का, ऐसा बोल रहे हैं रिग्स. डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड आउटपुट और इन रिगार्ड फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी. कुछ परफॉर्मेंस हो सकते हैं, जैसे हम बात करें कि पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम कहीं भी की भी बढ़ गई है तो वो डेवलपमेंट हो रहा है. या जैसे हमने अगर फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का प्रयास कर लिया, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा लिया, तो वो जस्टिस और पार्टिसिपेशन लेके आएगा, इक्वालिटी की तरफ लेके जाएगा. रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजर्वेशंस कर लिया है, जैसे हमारे देश में संविधान में रिजर्वेशंस का प्रावधान है, ये भी डेवलपमेंट का एक पार्ट है. नेहरू जी के प्रयासों से और फिर इनिशियली और उसके बाद अन्य जो प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, साथ में ब्यूरोक्रेसी जो इन्वॉल्व रही है, सबके ही प्रयासों से हम देखते हैं कि डेवलपमेंट भारत में एज कंपेयर टू जो आज़ादी के समय भारत था उससे बेहतर हुआ है. पर अभी भी हम डेवलप्ड कंट्रीज की एक श्रेणी में नहीं है. वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड ऑन सो मेनी फ्रंट्स, बट यस देयर हैज बीन लॉट ऑफ प्रोग्रेस. अभी हम बात करें और कुछ डेफिनेशंस हैं डेवलपमेंट की. मोंटगोमरी स्कॉलर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, वो कह रहे हैं डिजायरेबल, ब्रॉडली प्रेडिक्टेड या प्लान्ड, एटलीस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट एक्शन. गवर्नमेंट का बड़ा रोल है, क्योंकि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में, और डेवलपमेंट जो फोकस किया जा रहा था 1950s में, वो ऐसे देशों पे था जहां पर उस समय ना तो ब्यूरोक्रेसी डेवलप थी, ना ही स्टेट के पास इंस्टीट्यूशन इतने मजबूत थे. हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, श्री जवाहरलाल नेहरू जी. वो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर नागौर में एक समारोह में गए हुए हैं. आपको पता है 1959 में नागौर में पहली पंचायतों का भी उद्घाटन किया गया था. ऐसा ही एक यहाँ पर प्रयास यहाँ पर नेहरू जी के द्वारा किया जा रहा है. ये जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है डेवलपमेंट की, ये बताती हैं कि लिटरेचर में डेवलपमेंट क्या है, क्वाइट ब्रॉड है. अभी हमने 2-3 स्कॉलर्स, रिग्स की, मोंटगोमरी, ये स्कॉलर्स जो हैं आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इनकी अलग अलग परिभाषाएं देखी हैं. इससे ये पता चलता है कोई भी एक डेफिनेशन नहीं है डेवलपमेंट की. साथ में ये बहुत ब्रॉड बेस्ड है, क्योंकि कंटेक्चुअलाइज करना जरूरी है. जो डेवलपमेंट चाइना में हम देख रहे हैं वैसा डेवलपमेंट शायद हमें नहीं चाहिए, या फिर जो हमारे ग्राम पंचायतों के लिए डेवलपमेंट बेहतर है, वैसा डेवलपमेंट बहुत अलग है जो कि हमारे मिलेनियम सिटीज या फिर आपके मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज में है. तो डेवलपमेंट क्या है, वैल्यू बेस्ड भी है, ब्रॉड है और इवन इल्यूसिव है. अभी भी हम कह रहे हैं हमारा देश विकसित नहीं हुआ है, डेवलप नहीं है, तो अभी भी हम इसकी पीछे जा रहे हैं. वैल्यू बेस्ड है, केवल और केवल ऐसा नहीं है कि पैसा दे देने से नहीं, कुछ इसमें पॉलिटिकल साइंस से भी कुछ चीजें आ रही हैं, जैसे इक्वालिटी है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, जेंडर इक्वालिटी है, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, नो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल पार्टिसिपेशन. ऐसी भी जो वैल्यू बेस्ड चीजें हैं वो भी यहाँ पर लानी अत्यंत आवश्यक है. सो यहां पर आपको ये जान के हर्ष होगा दैट कि अभी रिपब्लिक डे सेल्स के मौके पे आपके पास बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप यहां पर केवल और केवल 13,999 में 28,000 का जो आपको कोर्स मिलता है उसको पा सकते हैं. कैसे पाना है ये, एससी लाइव कोड का यूज करना है. शेखर चौधरी मेरा नाम है, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का टीचर हूं, और अगर यदि आप मेरे नाम के इनिशियल से एससी लाइव को यूज करेंगे तो आप ये अवेल कर पाएंगे डिस्काउंट. ये किस उपलक्ष्य में है, दिस इज बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग रिपब्लिक डे. नाउ रिपब्लिक डे को सार्थक बनाने के लिए, साथ में भारत को एक रिपब्लिक सही मायने में बनाए रखने के लिए ब्यूरोक्रेसी का बड़ा रोल है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत डीपली पढ़ते हैं, रादर ब्यूरोक्रेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही ग्राउंड पे करते हैं. तो ये जो सब्जेक्ट है आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा जो कि आपके ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट में, आपके अंडरस्टैंडिंग ब्यूरोक्रेसी की, और आप जहां जाना चाहते हैं वहां पर आपको कार्य क्षेत्र में भी इट विल बी हेल्पफुल. नाउ you'd be very much pleased to know that
यहाँ पर जब हम ये क्लासेस करेंगे, आपके 30th से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। जल्द से जल्द आपको इंश्योर करना है कि 27 वो तारीख है जब तक ये सेल आपकी लाइव है, उसके बाद ये प्राइसेस शूट अप हो जाएंगे। तो अपना निर्णय तुरंत लीजिए। और यहाँ पर ऑफरिंग के बारे में मैं बता दूं तो आपको पीडीएफ क्रक्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और साथ में पीडीएफ क्रक्स क्या होता है, पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स बहुत सारी बुक से तैयार हैं, और ये जो बुक्स हैं ऑब्वियसली आपको सारी खरीदने की को तो जरूरत है ही नहीं। वंस यू हैव पीडीएफ क्रक्स, किसी भी मार्केट में अन्य सोर्स से ज्यादा और अन्य सोर्स से अपडेटेड आपको चीजें मिलेंगी, क्रक्स नोट्स। दूसरा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स ऐसा है कि जब आपको पढ़ाया जाता है क्लास में तो बहुत सारे इंटरलिंकेजेस करने पड़ते हैं, ग्राउंड रियलिटी से, पेपर 2 के कॉन्सेप्ट और भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन से, पहले पेपर की दूसरे पेपर से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक्स में नहीं है, तो वो एग्जाम्पल्स के साथ स्कॉलर के द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट सुंदर राइटिंग में आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन, और आपको 12 टेस्ट, जिसमें कि आपके 4 टेस्ट होंगे फुल लेंथ और 8 टेस्ट होंगे सेक्शनल, ये भी मिलेगा। इसके अलावा जो आपको मिलने वाला है वो है IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्कशन क्लास में भी होते हैं और नोट्स में भी आएंगे, और EPW के भी आर्टिकल्स। इसके अलावा भी ऑफरिंग है, वो है कि आपको आंसर राइटिंग के लिए कोई समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि आंसर राइटिंग मेरे द्वारा बोर्ड पे आपको सिखाई जाएगी फ्रॉम द स्क्रैच। सो इफ यू आर अ बिगिनर, then joining this course would be even beneficial for you. So this is all in all a very comprehensive offering that you are getting. At last, I would like to remind you कि याद ये रखिए 27 जनवरी और SC लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको रिपब्लिक डे के ऊपर ये डिस्काउंट मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहाँ पर ऊपर नीचे ग्रोथ हो रही है, और यहाँ पर हम जो ये देख पा रहे हैं शुरू से ही, जवाहरलाल नेहरू जी जब थे तब से ही हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देख रहे हैं, ऊपर नीचे इसमें अलग अलग तरीके के रुझान देखने को मिले हैं। तो कोई भी एक पैटर्न नहीं है जब हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो रहा है। तो इसी तरह और सेक्टर्स में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में हमने देखा, अब कुछ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि अपने आप में देयर इज अ यूनिट in public administration. So let us check it, what it is. So the scholar Nimrod Raffli has discerned two major motivational concerns in literature of comparative public administration. एक कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलता जुलता है। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट अ कंपैरेटिव बेसिस। अब यहाँ पर दो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट या फिर एक सोशलिज्म वाली कंट्री या और कैपिटलिज्म वाली कंट्री के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो हो गया कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो एक प्रयास हैं, या वहां पर जो स्कॉलर्स थे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे फेरल हेडी हैं या वियर्डनर हैं, या फिर आपके जो हम बात करते हैं FW रिग्स हैं, उनका ये प्रयास रहा है कि थ्योरी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही, उनके प्रयासों से दोनों ही काम हुआ है। तो थ्योरी कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि रिसर्चर्स, स्कॉलर्स कुछ नया लिखेंगे, किसके बारे में, ऐसी कंट्रीज के बारे में जहां पर कि वेस्टर्न कंट्रीज उनको अपने सिस्टम से कंपेयर कर रही हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को वहां पर अपना जो लॉस्ट इन्फ्लुएंस था डीकोलोनाइजेशन की वजह से, उसको पुनः स्थापित करना था। और दूसरा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन का वो पार्ट जो वास्तव में ज्यादा फोकस्ड है डेवलपमेंट की तरफ। सो यहां पर आप देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं, इन्होंने थ्योरी बिल्डिंग में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रैक्टिस में भी कंट्रीब्यूट करा है। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज मूव्ड टुगेदर। तो थ्योरी बिल्डिंग और जो डेवलपमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है उसका डेवलपमेंट एक साथ चला है। यहां पर आप देखेंगे कि दो कॉन्सेप्ट और हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो डेवलपमेंट के फोकस हो, और एक और है, वो है आपका कॉन्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि
जो आपकी स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है, जैसे डीएम ऑफिस ही है, डीएम ऑफिस को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं कि ये समस्याओं को सॉल्व करे। सो इस डीएम ऑफिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डेवलप करना, तो यहाँ पर ई गवर्नेंस ला सकते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे हमारे द्वारा प्रयास किए जा सकते हैं। सो फर्स्ट जो है आपका रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट करना, प्लानिंग करना, 5 ईयर प्लान लाना, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट जैसी स्थिति चीजों को डेवलप करना, ये है रिग्स कह रहे हैं। और दूसरा, सेकंड बाय इम्प्लीकेशन रादर देन डायरेक्टली इन्वॉल्व द स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, जो हमने यहाँ बात करी एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी, डीएम के ऑफिस में अगर ज्यादा ई गवर्नेंस आ जाए, इंटरनेट आ जाए, जो कि अब है ही, तो वो ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे। टुडे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट। तो प्लान्स बनाना, प्लानिंग कमीशन जैसे बनाता था, अभी भी स्टेट लेवल पे तो प्लानिंग होती है, या फिर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम जो निचले स्तर पे ग्राम पंचायतों के द्वारा होते हैं, और ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, और आपका डिस्ट्रिक्ट स्तर पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम पॉलिसीज जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके अलावा जो आपका प्रोग्राम्स, कोई भी पॉलिसी है, प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, आपका नेशनल ई गवर्नेंस से रिलेटेड हो सकता है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। सो अगर हम, क्योंकि सिविल सर्विसेज में मिशन कर्मयोगी के तहत ये प्रयास किया गया है कि हम अपनी जो ब्यूरोक्रेसी में है उसको डेवलपमेंट ओरिएंटेड बनाएं, तो यहां पर भी लगातार स्ट्रेंथनिंग का प्रयास किया जा रहा है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सो इमरजेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ होल ऑफ द डिसिप्लिन में इमरजेंस हो रहा है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का 1950 और 60 के दशक में। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना चाहती हैं, जैसे इंग्लैंड है, यूएस है, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज पे, क्योंकि इनको अपने मार्केट भी ढूंढना था, इनको अपना मार्केट भी ढूंढना था यहाँ पर, इनको अपना इन्फ्लुएंस बनाना था यहाँ पर, इस वजह से ये चाहते थे। सो एक ग्रुप था जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, 1960s में ये फॉर्मेशन होता है। ये क्या है ग्रुप? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप नहीं है, ये स्कॉलर्स का ग्रुप है। स्कॉलर्स क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। और इन्होंने रिसर्च कहां पर करना शुरू किया? इन्होंने रिसर्च का फोकस रखा डेवलपिंग कंट्रीज जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और अन्य कंट्रीज। सो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस में क्या मॉडल मशीनरी अपनाई जाए? बहुत सारे यूएन स्पॉन्सर्ड भी डिकेड्स भी आए डेवलपमेंट के, जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट यूएन स्पॉन्सर्ड डिकेड ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड डिकेड ऑफ डेवलपमेंट है। आपके ट्रूमैन जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एरा ऑफ डेवलपमेंट एस्टैब्लिश किया 1949 में। यहाँ पर 1949-50 में ही अमेरिका ने यूरोप के लिए मार्शल प्लान बनाया। मार्शल प्लान, जॉर्ज मार्शल यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनके नाम से यूरोप फोकस्ड, क्योंकि यूरोप में डिस्ट्रक्शन हो गया था। और 4 वर्ल्ड वॉर से 4 पॉइंट प्रोग्राम, ये आपका डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बनाया, अमेरिका ने लीड ली। सो एट्रीब्यूट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की? ये चेंज ओरिएंटेड होता है, ये गोल ओरिएंटेड होता है, प्रोग्रेसिज्म दिखाता है, मतलब चेंज करना है, चीजें जो पहले थी उसको चेंज कर देना है। यहाँ दामोदर वैली प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं, यहाँ पर बाढ़ आती थी, चेंज कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। महिलाओं का और ट्राइबल समुदाय का ज्यादा इंक्लूसिव नेचर नहीं था, मतलब पॉलिसीज में। यहाँ पर एक महिला जो कि वर्कर थी साइट पे काम करने वाली, उनसे नेहरू जी ने कहा कि आप इसके फ्लड गेट्स ओपन करिए, आप ही लगाइए इसको। सो गोल ओरिएंटेड है, चेंज ओरिएंटेड है, प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहा है। इवन ब्यूरोक्रेसी को एक चेंज ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी रादर देन स्टेटस क्विस्ट, वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी से बहुत अलग ब्यूरोक्रेसी, इथोस और वैल्यूज का यहाँ ध्यान रखा गया है। प्लानिंग इन्वॉल्व है इसमें। वैसे तो प्लानिंग किसी भी मैनेजमेंट चीज का पहला स्टेप होती है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट कोर फंक्शन भी है प्लानिंग से रिलेटेड, जो कि आपका लूथर गुलिक और लिंडन उर्विक के द्वारा बनाया गया एक एक्रोनिम है, जो कि स्टैंड करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग
और बजटिंग से। ये सारे के सारे फंक्शन ही किसी चीज में जरूरी है करने में। इनोवेशन और क्रिएटिविटी लाता है, जैसे हमने 1950-60 के दशक में काफी इनोवेशन करने का शुरू किया, क्रिएटिविटी बढ़ाने का शुरू किया, कोऑपरेटिव्स भी बनाई हमने, अमूल जैसी। तो ये सारी की सारी चीजें इनोवेटिव हैं, ये क्रिएटिविटी करने का है। हमने पंचायतों में भी प्रयास किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए हम 1952 में, बशर्ते वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया, पर फिर भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी का प्रावधान है। हमने प्राइवेट सेक्टर, साथ में एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपको पता है लखपति दीदी जैसे कॉन्सेप्ट एनजीओ का यूज हो रहा है। मिड डे मील में अक्षय पात्रा फाउंडेशन हेल्प करता है। प्राइवेट सेक्टर के साथ हम बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन देखने को मिलता है इसमें। हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन का मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी जो पहले सामान्य काम करती थी, अब ऐसी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ये कैसी है? ब्यूरोक्रेसी ये सर्विस ओरिएंटेड है। जो सर्विस एस्पेक्ट है वो एडिशन है इसमें, वो एक हायर लेवल का ऑब्जेक्टिव है। तभी मिशन कर्मयोगी में भी बात करी गई है कि कर्म की प्रधानता, या फिर जब से ज्यादा लोगों के लिए बेहतर जीवन का प्रयास करेंगे, आप जैसे जो सिविल सर्वेंट बनेंगे। पीपल ओरिएंटेशन है, लोगों के ऊपर फोकस यहां पर लोग हैं, ना कि उनका एक्सप्लॉयटेशन। पार्टिसिपेशन है, आज यदि हम बात करें और 1950 के भी दशक की बात करें, तो यहां पर जिनके लिए ज्यादातर डेवलपमेंट गोल्स का ऑब्जेक्टिव्स होता है, उन्हीं को पार्टिसिपेंट बनाना, ग्राम पंचायत को पार्टिसिपेंट करना, ग्राम पंचायत को शामिल करना, गांव को शामिल करना, और निकायों को, शहरी निकायों को, जैसे आपकी म्यूनिसिपैलिटी में रहने वाले वार्ड मेंबर, वार्ड में रहने वाले लोगों को भी डेवलपमेंट में शामिल करना। इफेक्टिव इंटीग्रेशन, अब इसका मतलब है कि आपका स्टेट लेवल पे, माफ करिएगा, सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, तहसील पे भी, और नीचे भी जाते जाते आपके गांव में भी और शहर में भी, ये सारे के सारे जो प्रयास हैं इनको इंटीग्रेट करना। साथ में प्राइवेट सेक्टर या कोई एक्सटर्नल सेक्टर भी अगर हमें हेल्प कर रहा है, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या फिर वर्ल्ड बैंक भी बहुत सारी फंडिंग करता है, इसके साथ भी, और आपका एनजीओ जो थर्ड सेक्टर बोलते हैं, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे सेक्टर्स को भी इफेक्टिव इंटीग्रेशन करना। तो कितने सारे प्रयास हो गए इनका इंटीग्रेशन करना। कोपिंग एबिलिटी होनी चाहिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका मतलब है 1950-60s में लोगों का दबाव बहुत था, पॉलिटिशियंस का भी दबाव था हमारे ब्यूरोक्रेट्स पे। तो नए तरीके के दबाव को झेलने का, भीड़, पब्लिक डीलिंग, इनसे भी प्रयास करके जीतने का मतलब है कोपिंग एबिलिटीज। क्योंकि सिस्टम्स चेंज होंगे, उन पे दबाव पड़ेगा, ज्यादा काम का बोझ पड़ेगा। ये है आपका कोपिंग एबिलिटी। इस तरीके का जो शासन है वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के गुण हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके, वो विशेषताएं हैं इसकी। ये जो था, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, किस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ये आया, ये लेक्चर इस पे बेस्ड था। यदि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, या उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, या IIPA के जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, EPW इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनका एक्सेस चाहते हैं, क्योंकि वो जर्नली पेड है, आपको नहीं मिलता होगा, ठीक है, और ट्रेडिशनल बुक्स में भी नहीं है, वहां यहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। रेलेवेंट करंट अफेयर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी मिल जाएगा। कोई और आपको दिक्कत हो तो भी आइए, जनरल स्टडीज से रिलेटेड भी, और आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों एक ही एड्रेस है। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है, आप सभी का बैच में भी स्वागत रहेगा। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार पुनः आप लीजिए एक संकल्प कि आप बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, और इस गणतंत्र में, इस पूरे के पूरे भारत में, रिपब्लिक में, आप भी उसको मजबूत करने वाली एक कड़ी बनेंगे सिविल सर्विसेज में जाके। सो दैट वाज ऑल वी हैड इन दिस लेक्चर, एंड यू ऑल आर वेलकम टू ज्वाइन। ऑन दैट नोट आई एंड दिस लेक्चर। सो जय हिंद एंड जय भारत।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।